हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। और ये हमारे चैनल MJ फॉर अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 और आज हमारा वीडियो नंबर 56। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने किया था टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़े थे, उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन कौन से थे आपके पास? इक्विटी शेयर थे और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स थे। और मैंने बताया था इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं। तो मैंने बताया था आपको प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है। किस चीज में? एक तो डिविडेंड को रिसीव करने में और दूसरा जब कंपनी बंद होगी उसका रिपेमेंट करने में। मतलब क्या है कि अगर डिविडेंड मिलेगा तो पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद बचा हुआ किसमें बांटा जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ऐसी अगर कंपनी बंद होगी तो किसका पैसा सबसे पहले लौटाया जाएगा? सबसे पहले लौटाया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट और है जिसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स मैंने बताया क्या होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें हम रिडीम कर सकें, जिन्हें हम रिडेम्पशन कर सकें, जिनका पैसा हम वापस कर सकते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो ये पहले से डिसाइडेड होगा जब शेयर्स इशू होंगे, प्रेफरेंस शेयर जब इशू होंगे कि कितने टाइम बाद उनका रिडेम्पशन हो जाएगा। रिडेम्पशन का सिंपल मतलब है यहाँ पे रिपेमेंट से कितने टाइम बाद उनकी कैपिटल उन्हें वापस कर दी जाएगी। और इरिडीमेबल या फिर नॉन रिडीमेबल का मतलब है जिन्हें हम वापस नहीं करेंगे कंपनी की लाइफ टाइम में। जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब बंद होगी, तब उनका पैसा वापस लौटाया जाएगा। और ऐसी थी आपके डिविडेंड के हिसाब से क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है जिनका डिविडेंड पिछले सालों का इकट्ठा होता रहेगा और इकट्ठा होकर क्यूमुलेट होकर एक साथ मिल जाएगा। मान लीजिए 2010 में प्रॉफिट नहीं था कंपनी के पास, तो प्रॉफिट उस पर डिविडेंड नहीं बांट पाई कंपनी। और 2011 में भी प्रॉफिट नहीं हो पाया तो 2011 में भी डिविडेंड नहीं बांटा। और 2012 में होता है प्रॉफिट, तो कंपनी क्या करेगी? अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो 2010 का डिविडेंड प्लस 2011 का डिविडेंड और 2012 का डिविडेंड एक साथ 2012 में दे सकती है अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो। अगर वो है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स तो फिर 2010 और 11 का डिविडेंड 2012 में नहीं दिया जाएगा, 2012 में केवल 2012 का ही डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये थे क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। और होते हैं आपके पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है जो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड बांटने के बाद कोई प्रॉफिट रह जाता है तो उस प्रॉफिट में से भी वो पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब उन्हें भी कुछ हिस्सा मिलेगा। अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर्स को बांटने के बाद, मतलब केवल उन्हें जितना फिक्स रेट से डिविडेंड है वही दिया जाएगा। और होते हैं यहाँ पे आपके कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ टाइम बाद, किसमें? इक्विटी शेयर्स में। या और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है जिन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो कन्वर्टेबल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें इक्विटी शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स को, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको क्या? उसके बाद बताया था आपको टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, और जिसमें सबसे पहले मैंने बताई थी ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, जितनी कैपिटल के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। और दूसरा था उसके बाद इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल वो पार्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल का जो हम पब्लिक में इश्यू करेंगे। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी 1000 करोड़ रुपए है तो उसमें से आज इश्यू करेंगे हम 300 करोड़ 400 करोड़। इकट्ठी कभी भी इश्यू नहीं करती है कंपनी नॉर्मली, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे जब पैसा जरूरत पड़ेगी तब तक मांगती है। तो जितना पैसा पब्लिक में इश्यू किया, पब्लिक से जितना मांगा उसे बोलेंगे इश्यूड कैपिटल। उसके बाद थी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है जितनी मैंने पब्लिक में इश्यू करी उसमें से पब्लिक ने जितनी सब्सक्राइब कर ली, मतलब पब्लिक ने जितना पैसा हमें दे दिया उसे बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद था आपका पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या था? कॉल्ड अप कैपिटल था जितना हमने पैसा मांगा है। मैंने बताया था अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो हम एक साथ 10 रुपए नहीं मांगते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट पे मांगते हैं। पहले 4 रुपए मांग लिए, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए, जैसे जैसे कंपनी का पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उन इंस्टॉलमेंट पे मांगते हैं। और जितना इंस्टॉलमेंट अभी तक मैंने मांग रखा है उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है जिसमें मैं 4 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए मांगूंगा, तो मैंने अभी तक केवल इसमें से 4 रुपए मांग रखे हैं, 3 और 3 नहीं मांग रखे हैं, मतलब 6 रुपए नहीं मांग रखे हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 4 रुपए जितने शेयर्स इश्यू किए हैं उस पर। और अनकॉल्ड कैपिटल वो हो गई जो अभी तक मैंने इश्यू नहीं की है, जैसे
₹4 मांग लिए मैंने, ₹6 नहीं मांगे, तो ₹4 हो गए आपके कॉल्ड अप कैपिटल और ₹6 हो गए अनकॉल्ड कैपिटल। तो ये थे हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का जितना मैंने मांगा है पब्लिक से, उसमें से जितना पब्लिक ने दे दिया। मैंने ₹4 मांगे हैं तो उसमें से पब्लिक ने कितना दे दिया। तो ये था कॉल्ड अप कैपिटल। इसके बाद था एक रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो पार्ट था कैपिटल का जिसे हम अभी इशू नहीं करेंगे, जिसे इशू करेंगे हम कब, वाइंडिंग अप के टाइम पे, जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो आज करेंगे इससे आगे। और आज का टॉपिक क्या हमारे पास, क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर्स। तो अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज पे जो इसमें क्वेश्चंस हैं, और वो है इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे कैसे इशू करेंगे। तो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, इश्यू ऑफ शेयर्स हम कर सकते हैं फॉर कैश, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। या तो हम शेयर्स इशू करेंगे पब्लिक में, उनसे कैश मांगेंगे शेयर्स के बदले, या हो सकता है हम शेयर्स के बदले कैश ना मांगे। मैंने किसी से कोई असेट खरीदी, मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदा, प्लांट खरीदा, और उसको बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। तो जरूरी नहीं है कि उससे मैं पैसा मांगू, हो सकता है उससे मैंने कोई असेट्स खरीदी हो, बदले में मैं उन्हें शेयर दे रहा हूं। तो अगर मैंने कैश में इशू किया है, मतलब कैश मांगा है पब्लिक से, तो इसे बोलेंगे फॉर कैश। और अगर किसी असेट्स के बदले में शेयर्स में इशू दे रहा हूं या और किसी वजह से दे रहा हूं शेयर्स, तो उसे बोलेंगे कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो हम सबसे पहले करेंगे फॉर कैश। अगर हम शेयर्स इशू करेंगे कैश में तो उसकी कुछ टर्म्स है हमारे पास। क्या लिख रखा है मैंने, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अगर हम इशू करेंगे कैश में तो कुछ टर्म्स है उसके लिए, टर्म्स ऑफ इशू। या तो हम एट पार करेंगे या फिर एट प्रीमियम करेंगे। एट डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, डिस्काउंट आपके कोर्स से हट चुका है, और कंपनी अब इशू नहीं कर सकती है डिस्काउंट पे शेयर्स। तो एट पार का क्या मतलब है यहाँ पे, एट पार का मतलब है, मान लीजिए किसी कंपनी के, कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, और इसके ये इशू करती है 1000 शेयर्स, और 1000 शेयर्स करती है। इसका शेयर्स है एक ₹10 का एक शेयर है, ऑफ ₹10 ईच। ₹10 का एक शेयर है तो पब्लिक से ₹10,000 मांगती है। अब जो ₹10 मांग रही है एक शेयर का, हो सकता है वो ₹10 ही मांगे, ₹10 का शेयर है और पब्लिक से भी ₹10 ही मांगे हो सकता है ₹10 का शेयर हो और पब्लिक से ₹10 से कुछ ज्यादा मांग ले, ₹12, ₹13, कितने भी मांग ले, तो इसे बोलेंगे एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांग रही है कंपनी, और पार का मतलब है जितने का शेयर है उतना ही मांग रही है। तो ₹10 का शेयर है, इसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, जितने का शेयर है, और जितने में इशू कर रहे हैं इसको बोलते हैं इशू प्राइस। तो अगर हम शेयर्स इशू करेंगे जितने का वो फेस वैल्यू पे, अगर हमने फेस वैल्यू पे ही इशू कर दिया तो उसको बोलते हैं एट पार। ₹10 का शेयर ₹10 में इशू कर दिया। अगर 10 का शेयर मैं ₹12 में इशू कर रहा हूँ या 13 में कर रहा हूँ, 10 से कितने भी ज्यादा मैं कर रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे एट प्रीमियम। तो मतलब ये क्या है, अबाउ फेस वैल्यू आप कह सकते हो यहाँ पे, अबाउ फेस वैल्यू। तो जब भी शेयर्स इशू होगा फेस वैल्यू से ऊपर, फेस वैल्यू अगर ₹10 है उससे ऊपर इशू कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे एट प्रीमियम। ये तो बात होती है आपकी, या तो कंपनी एट पार पे इशू करेगी या फिर एट प्रीमियम पे करेगी। और मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कंपनी अगर पार पे इशू कर रही है, ₹10 पे इशू करती है शेयर्स, तो ₹10 कंपनी एक साथ नहीं मांगेगी। हो सकता हो एक साथ मांग भी ले। अगर ये ₹10 कंपनी ने कहा भाई मुझे स्टार्टिंग में ही दे दो, जैसे ही शेयर इशू किए, तो कंपनी का ₹10 का शेयर है और ₹10 में ही हम रीइशू कर रहे हैं और ₹10 हमें एक साथ दे दो, तो इसको बोलेंगे आप यहाँ पे क्या, लंप सम मेथड बोलते हैं। लंप सम का मतलब एक साथ ले लिया सारा पैसा। अगर मैंने 1000 शेयर इशू किए कंपनी ने और ₹10 का एक है, तो स्टार्टिंग में ही कंपनी को पूरे ₹10,000 मिल जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी इसी की बात करे आगे कि ₹10 का शेयर और ₹10 एक साथ नहीं मांगती है कंपनी, मान लीजिए कंपनी मांगती है इसको इंस्टॉलमेंट पे, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के कुछ नाम दिए गए हैं। और नाम क्या क्या दिए गए हैं, जो सबसे पहले पैसे मांगेगी, मान लीजिए ₹10 में से ₹2 मांग लिए आज कंपनी ने, तो जो पहले इंस्टॉलमेंट मांगी उसको बोलेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे मांग लिया ₹2। उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट मांगा कंपनी ने, कितने, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, कभी भी मांग सकती है कंपनी ने, और वो मांगा यहाँ पे ₹4। तो जो ₹4 मांगे इसको बोलेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट है, इसको बोलेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे नाम है अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी कुछ पैसा और मांगेगी, तो ये मान लीजिए ₹1 मांगती है आगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद आ जाएगा फर्स्ट कॉल। इसके बाद कितना पैसा बच जाता है, 4 और 2 6 और 1 ₹7 हो गए, कंपनी ने मांग लिए। और इसके बाद मान लीजिए ₹2 मांगती है कंपनी, तो इसको बोलेंगे सेकंड कॉल। तो ये आ जाती है आपकी सेकंड कॉल। इसके बाद बचा हुआ ₹1 मांगा कंपनी ने फिर से, और इसको बोलेंगे फाइनल कॉल या थर्ड कॉल। तो ये आ जाती है आपकी फाइनल कॉल। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जो शेयर्स कंपनी पैसा मांगेगी, शेयर्स पे जितने भी पैसा मांगना है कंपनी ने वो मांगेगी अगर इंस्टॉलमेंट पे, तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट,
तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल और चौथी इंस्टॉलमेंट का नाम है सेकंड कॉल और पांचवी इंस्टॉलमेंट का नाम है क्या, फाइनल कॉल। तो यहाँ पे है फाइनल कॉल। अगर कंपनी चाहे तो यहीं पे 3 रुपए मांग सकती थी एक साथ, अगर यहीं पे 3 रुपए मांग लेती तो इसी को बोल देते हैं हम सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यही हमारी हो जाती है क्या, सेकंड और फाइनल कॉल। तो जरूरी नहीं है कंपनी एक फाइनल कॉल और अलग से बनाए, हो सकता हो ये 1 रुपए के साथ साथ ये 3 रुपए भी यहीं पे मांग ले कंपनी, तो 4 रुपए मांगेगी टोटल, तो इसी को बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आगे की कॉल कंपनी करेगी। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, या तो कंपनी लमसम मतलब एक साथ मांग लेगी कि पैसा 10 रुपए का शेयर है 10 रुपए एक साथ मांग लिए, या फिर कंपनी मांगेगी इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ पैसा आज मांगेगी, कुछ कल, कुछ परसों, कुछ अगले दिन, तो कुछ टाइम गैप होगा उनके बीच में। और जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसे एप्लीकेशन बोलेंगे, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, एंड सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। तो ये कुछ इंस्टॉलमेंट के यहाँ पे नाम हो जाते हैं। अब हम सीखेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे बनाएंगे। तो करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो मैंने बताया आपको क्या, कंपनी अगर पैसा मांगेगी 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 रुपए आपसे एक साथ मांग सकती है या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। तो एक साथ मांगेगी तो क्या एंट्रीज बनेगी और इंस्टॉलमेंट में मांगेगी तो क्या एंट्रीज बनेगी। तो बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे मैंने बताया पहले आपको, अगर लमसम पे मांग लिया तो लमसम का मतलब क्या बताया था मैंने, लमसम का मतलब बताया था अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो कंपनी एक साथ मांग लेगी कितने रुपए, पूरे 10 रुपए, तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे नहीं मांगेगी। तो इस केस में क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी आपकी, सबसे पहले कंपनी ने शेयर्स इशू किए और शेयर्स इशू करते ही लोग पैसा देना शुरू कर देंगे कंपनी को कि हमें भी शेयर चाहिए भाई, हमें भी शेयर चाहिए, तो पैसा कंपनी को मिलेगा। और कंपनी उसके बाद क्या करेगी, उसमें से किसी को शेयर, अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाती है, मान लीजिए आपने 1000 शेयर इशू किए और जरूरी नहीं है कि 1000 के लिए ही एप्लीकेशन आए, 1000 से ज्यादा भी आ सकती है, 1000 से कम भी आ सकती है और 1000 भी आ सकती है। तो अगर 1000 से कम आती है तो उसे बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। और मैंने बताया था जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो 90% होना जरूरी है, तभी हम शेयर अलॉट कर सकते हैं। तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है लेकिन 90% तक ही हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। और बात करें ओवर सब्सक्रिप्शन की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना भी हो सकता है। अगर 1000 शेयर इशू किए हैं तो एप्लीकेशन आ सकती है 1500 शेयर्स के लिए, 20000 शेयर्स के लिए, 10000 शेयर्स के लिए या 2000 शेयर्स के लिए, कितनी भी आ सकती हैं। तो कंपनी क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है उनका क्या करेंगे, उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं या उन्हें प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकते हैं। ये हम सीखेंगे आगे कैसे करना है। अभी हम सिंपल ये समझेंगे कि अगर हमने 1000 शेयर इशू किए हैं तो एप्लीकेशन आ रही है पूरी 1000 शेयर के लिए, एक्स्ट्रा नहीं आ रही है या कम आ रही है लेकिन 90% से कम नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमें जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेगी। सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी एंट्री बनाएगी अपने आप पैसा मिलने की। तो एंट्री कंपनी के बैंक में आएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगी कंपनी अपने आप, और 2 में लिखेगी क्या, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ये कंपनी ने अपने यहाँ एक लायबिलिटी बनाई है, क्या, टेम्परेरी लायबिलिटी बनाई है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से। अब जितने शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने, मैं मान लेता हूं यहाँ पे 1000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपए का एक था और कंपनी ने एक साथ मांग लिया सारा पैसा, तो 1000 शेयर पे 10 रुपए, मतलब टोटल कंपनी लिख देगी यहाँ पे 10,000 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे आप क्या, बीइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे, जो आपने टेम्परेरी लायबिलिटी बनाई इसको आप ट्रांसफर करेंगे परमानेंट लायबिलिटी में और वो ट्रांसफर हो जाएगा आपकी शेयर कैपिटल में। तो एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो जो आपने क्रेडिट किया था यहाँ पे उसको खत्म करेंगे आप डेबिट में लाके, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में लिखेंगे क्या, अपनी परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे आपकी इक्विटी शेयर्स थे तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, और प्रेफरेंस शेयर थे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। तो जो भी होगा वो लिख लेंगे यहाँ पे। और बीइंग में क्या लिखेंगे आप, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आप नरेशन बना लेंगे। तो ये भी आपकी 10,000 रुपए से ही एंट्री बन जाएगी यहाँ पे। तो सिंपल एंट्री बन जाती है यहाँ पे। 2 एंट्री बनाएंगे आप,
केवल पहले मिलने की बनेगी आपकी, पहला पैसा मिलेगा आपको, फिर उस पैसे को आप शेयर कैपिटल मतलब परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। तो पैसा मिलेगा तो आपके बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट में आएगा। और 2 में लिखा आपने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, किस चीज का पैसा मिला है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का पैसा मिल गया और हमने शेयर अलॉट कर दिए, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा जाता है। अगर यहाँ पे आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे खाली तो वो भी चल जाएगा, दोनों मेथड सही है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, खाली एप्लीकेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर दूसरी एंट्री बनाएंगे आप शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो आपने क्रेडिट किया था इसको डेबिट में लाके खत्म करेंगे और 2 में लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये लायबिलिटी बन गई आपकी। तो आप यहाँ पे नेट एंट्री देखेंगे आप, तो नेट एंट्री आपकी यही बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को एक बार क्रेडिट किया, एक बार डेबिट किया, तो ये तो एक दूसरे से खत्म हो जाता है और नेट एंट्री क्या आ जाती है? आपके बैंक में पैसा आ जाता है और आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है शेयर कैपिटल के नाम से। तो ये मेथड था अगर आपने लमसम में पैसा मांगा हो। अब मैं बताता हूँ आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा हो तो क्या एंट्री बनेगी।